तो काइनेटिक फ्रिक्शन में हम लोग अभी तक हॉरिजेंटल प्लेन पे रखा हो सिंगल ब्लॉक, तो ऐसे प्रॉब्लम करना सीख लिया है कि काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब इसी को इंक्लाइन प्लेन पे अगर आ जाए क्वेश्चन, आपको इंक्लाइन प्लेन हो तो इंक्लाइन प्लेन पे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा कि याद रखना जरा कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर थीटा एंगल पे अगर कोई ब्लॉक v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप समझो कि आपको पता ही होता है कि mg साइन थीटा नीचे लगता है और नॉर्मल रिएक्शन एक वेट होता है mg कॉस थीटा जो कि नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, और वेलोसिटी ऊपर है तो ऑब्वियसली हमें पता होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऊपर है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, और वो भी होता है म्यू इंटू एन, एफ के की वैल्यू म्यू इंटू एन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है जरा बताओ ब्लॉक पे, तो आप सब देख के बता सकते हो। डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स कितना बना, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। दोनों को देखा जाए तो एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन आया जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। याद रखने वाली बात है ये याद रहे ज़्यादा अच्छा है। डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, डाउन द इंक्लाइन, ये याद रखने वाली बात है। अगर वेलोसिटी ऊपर है तो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है सबको। हमें लग रहा है कि सब याद रखेंगे इसको। और अगर यहीं पे बेटा आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइन हो, आपका वेलोसिटी खुद डाउन द इंक्लाइन हो अगर, और अगर वेलोसिटी आपका डाउन द इंक्लाइन हुआ v, तो जो एक बात क्लियर कट है कि भाई वेट तो हमेशा नीचे ही लगेगा एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी म्यू एम जी कॉस थीटा। अब डाउन द इंक्लाइन अगर एक्सेलरेशन हुआ तो नेट ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तभी तो इधर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा नेट फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये एक मुख्य प्रश्न है जो कि हमें लग रहा है कि आप सभी को याद रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस में क्लास में करा चुका हूँ, तो ये याद रहेगा। ब्लॉक याद ऐसे रखो कि वेलोसिटी नीचे तो माइनस बीच में आएगा और वेलोसिटी ऊपर तो प्लस बीच में आएगा, ठीक है। जी साइन थीटा प्लस माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ तक बात रही अपना कि किस तरह हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब हम लोग बात करते हैं आज मुख्यतः जो बातें हैं वो है, चलो एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, एक एग्जांपल चलो कर लेते हैं आप सभी को, कि आपको ये दिया जा रहा है ये ब्लॉक है जो कि s डिस्टेंस, और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये भी s डिस्टेंस है, और फाइनली यहाँ पे रेस्ट में आ जाता है और यहाँ से छोड़ा जाता है, और ये स्मूथ है, ठीक। ये आपका म्यू है, थीटा 45 डिग्री है, फाइंड म्यू।
ये एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन का जो टोटल लेंथ है उसके आधे लेंथ तक स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया जाएगा। तो आपको पता है स्मूथ सरफेस पे अगर छोड़ोगे तो वो रिलीज कर दिया जाएगा, यानी एस्लेट होते हुए यहाँ तक आएगा। यहाँ तक अगर एस्लेट होते हुए आएगा तो यहाँ का एस्लेशन तो जी साइन थीटा होता है, ये सभी को पता होता है क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं। तो यहाँ तक कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा। वो वेलोसिटी कितना अटेन करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली 0 था, प्लस 2a की जगह जी साइन थीटा, s की जगह s रख दें। ठीक, अब ये वी नॉट यहाँ से फर्दर s चल के 0 हो जा रहा है। नीचे की तरफ फिर से एस्लेशन का डायरेक्शन कितना होता है, नीचे की तरफ एस्लेशन का डायरेक्शन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ होता है तो बीच में माइनस आता है। ठीक है ना, हमें पता है कि अगर एस्लेशन हम ये लें नीचे की तरफ तो ये तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी घटना चाहिए तभी तो जाके रुका है। अगर एस्लेशन का डायरेक्शन इधर ही ले वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो इस लॉजिक से तो बढ़ना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर है कि ये एस्लेशन जो डायरेक्शन है वो गलत है, इसको नेगेटिव कर लिया जाए तभी तो जाके रुकेगा, और एस्लेशन का डायरेक्शन ऊपर कर दे। तो अब देखो फाइनली फिर फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर माइनस 2a की जगह लिख देंगे म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू एस। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो 2g साइन थीटा एस, यानी 2g साइन थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ये कट गया, जी से जी कट गया, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होता है 1/√2 सब कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये जैसे क्वेश्चन रहा तो ये हम लोग कर लेंगे ऐसे प्रॉब्लम को। एक होता है कन्वेयर बेल्ट टाइप बेस्ड प्रॉब्लम। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है बच्चों, तो कन्वेयर बेल्ट में जैसे मतलब ये 2 रोटर होता है और ये दोनों कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करता रहता है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये दोनों अगर ऐसे रोटेट कर रहे होंगे तो यानी ये जो बेल्ट है, कभी आप लोग देखे होंगे रेलवे में कहीं भी बैग वगैरह को अपने पास से लेके रख देते हैं तो कन्वेयर बेल्ट पे रखते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है। तो उसी पे कोई ऑब्जेक्ट अगर आप जेंटली एक ऑब्जेक्ट को पुट कर दो तो क्या होगा, ये बेल्ट की वेलोसिटी तो सारा v वेलोसिटी, मान लो बेल्ट चल रहा है v नॉट वेलोसिटी से, सारे पार्टिकल बेल्ट के v नॉट वेलोसिटी से तो रेस्ट में है। तो अब नीचे वाला पार्टिकल इसके पार्टिकल रेस्ट में है, ये पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से चलता रहेगा तो स्लिप करेगा। तो फाइनली क्या होना चाहिए, बेल्ट की वेलोसिटी जैसे ही रखा आपने t इक्वल टू 0 पे, तो आपको पता है कि ये तो रेस्ट में है और बेल्ट चल रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा आप बताओ, तो इस लॉजिक से सोचा जाए तो ऊपर वाले पार्टिकल का वेलोसिटी सब 0 है, ये वाले पार्टिकल बोलेंगे मैं तो रेस्ट में रहूँगा, नीचे वाले पार्टिकल जो कन्वेयर बेल्ट के हैं वो सब बोलेंगे मैं तो वी नॉट से आगे बढ़ रहा हूँ। तो फ्रिक्शन ऊपर वाले पे आगे की तरफ लगेगा म्यू एम जी, तो यानी एक्सेलरेशन इधर लगेगा जो कि म्यू जी होगा। अब दोनों के बीच किसी टाइम t इक्वल टू टी नॉट पे दोनों ये मतलब यहीं पे कहीं पे
कुछ दूर जहाँ पे रखा गया उससे कुछ टी नॉट दूरी आगे बढ़ के ये क्या होगा कि ये दोनों आपस में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फाइनली दोनों का वेलोसिटी वी नॉट जब हो जाएगा तो स्लिपिंग ख़त्म हो जाएगा। तो वी नॉट वेलोसिटी अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, तो इस पे एक्सेलरेशन म्यू जी है, तो फाइनल वेलोसिटी वी नॉट इक्वल टू म्यू जी टी नॉट, यहाँ से टाइम आ जाएगा इतने टाइम में ऊपर वाला ब्लॉक कितना चला, तो अब जहाँ से रखा गया था इस जगह से, तो ब्लॉक अपनी जगह से कितना दूर चला। देखो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से चला S1 दूरी तक, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये S1 का वैल्यू आप लिख सकते हो हाफ ए की जगह म्यू जी टी नॉट स्क्वायर, तो टी नॉट को लिख सकते हैं क्या हम लोग वी नॉट बाई म्यू नॉट जी, म्यू जी, यानी S1 की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। और जो पार्टिकल्स थे, जो यहाँ के पार्टिकल्स थे जिसके कांटेक्ट में आपने लगाया, वो भी तो मूव किए होंगे, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये फ्रेम जो मूव कर गया, एक तरीके से सोचो यहाँ वाले पार्टिकल्स ये भी तो मूव किए होंगे, ये मान लो यहाँ तक पहुँच गया S2 दूरी तक। S2 की वैल्यू अगर आपसे कल के दिन पूछे तो वी नॉट, इस टाइम को लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर बाई म्यू जी, ये S2। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, देखो S2 माइनस S1। ठीक है, तो ये कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन बच्चों आएंगे ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन कन्वेयर बेल्ट में याद रखना, ब्लॉक की वेलोसिटी जब तक कन्वेयर बेल्ट के बराबर ना होगा तब तक स्लिपिंग चलता रहेगा। बच्चों मैं अब अगला टॉपिक स्टार्ट करना है अपने को, जिसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक नाम से क्लियर है, व्हेन कब लगेगा, व्हेन रिलेटिव मोशन इज जीरो, मतलब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो तब तो लगेगा, कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि, लेकिन मोशन ना हो रहा हो। जैसे मान लो कई बार एक बड़ा सा कंटेनर आपके सामने रखा है, ब्लॉक रखा है बड़ा सा, मास एम, आप क्या करना चाहते हो, आप इसको पुश करना चाहते हो, तो भी आप इसको ढकेल नहीं पाते हो, डिस्प्लेस नहीं कर पाते हो, और ये रेस्ट में है। ज़रा सोचो क्या होगा, तो आप इसको तो नहीं पुश कर पा रहे हो, फिर भी ये ब्लॉक रुका है, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, it should start moving along the surface in the direction of applied force, because there is no external force acting on the object except this force F. But this shows that somewhere some force is acting opposite to this applied external force. That is why this block is in the state of rest. तो हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एज दिस ब्लॉक इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, इट कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक opposite to the applied force F.
अब ये बात एकदम से क्लियर है कि वो फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है अपने को, किधर लग रहा है, कहाँ लग रहा है। हाँ ठीक है, हमें पता है फ्रिक्शन किधर लगता है, अपने को पहले से क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द सरफेस, हमेशा सरफेस के अलोंग लगेगा जहाँ कांटेक्ट होगा। तो इसका मतलब है अगर ये ब्लॉक इतना फोर्स लगाने के बावजूद भी रुका हुआ है तो इसका मतलब है फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो F के बराबर होगी। अच्छा, हम अपने ज़िंदगी में आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपने आसपास रखा हुआ देखते हैं, हम सबको पुश करते हैं तो अचानक से नहीं। बेड है आपके घर में रखा, बेड रखा है, आप पुश करोगे तो बहुत आसानी से मूव करता है क्या? और जबकि हमें पता है कि बेड पे जो कांटेक्ट फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है उसके वेट को बैलेंस के, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द बेड। Still, after applying a force on the bed in horizontal direction, bed doesn't start move. तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट रखे हैं सब पे फोर्स लगाने पे तुरंत तो मूव नहीं करता, हल्का सा फोर्स लगा दे तो स्लिप कर जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बड़े बड़े हैं। तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कोई फोर्स है जो रेजिस्ट कर रहा है, उसी को तो हम फ्रिक्शन कहते हैं। और मोशन में लाने से पहले आप देखो कई बार बड़े ऑब्जेक्ट रहते हैं तो बहुत ज़्यादा 2-4 लोग मिलकर पुश करते हैं तब वो चलता है। तो यानी एक सर्टेन लिमिट फोर्स का होगा जिसको क्रॉस करने के बाद ही चलता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इस ऑब्जेक्ट को एक लिमिटिंग वैल्यू तक ले जाने में उससे पहले तक थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो भी रुका रहेगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन ये भी देखो आप कि अगर यहीं पे फोर्स रखा, ब्लॉक रखा है, मैं फोर्स इधर लगा दूं, आदमी फोर्स इधर लगा दे तो भी ये रुका है। ऐसा हम अगर कंक्लूड करना चाहें फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है तो भी बात गलत है, क्योंकि आप इधर से नहीं इधर से लगाओगे तो भी रुका रहेगा। तो भी रुका हुआ है तो इस ब्लॉक पे यानी फ्रिक्शन इधर लग रहा है तभी तो रुका हुआ है भाई, क्योंकि ब्लॉक अगर रेस्ट में है दैट मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 0। तो फ्रिक्शन की एक बात समझ में आई कि फ्रिक्शन एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही चलता है। अचानक से देखो चलना शुरू हो जाता है। आप फोर्स अगर नहीं लगाएंगे फोर्स तो क्या होता है, फ्रिक्शन अगर रखा है रेस्ट में तो फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन 0 होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन अपने आप लग गया तब तो नेट फोर्स आ गया ब्लॉक पे। ब्लॉक पे तो कोई एक्सटर्नल लग नहीं रहा है, नेट फोर्स 0 रहना चाहिए अगर रुका है तो। कोई ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, ये बात कंफर्म है ना, क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये ब्लॉक अगर बिना एक्सटर्नल फोर्स के रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि अंदर भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। अगर फ्रिक्शन आपने लगा दिया, कोई एक्सटर्नल नहीं लग रहा तो वही फ्रिक्शन ही तो नेट फोर्स बन जाएगा। यहाँ पे तो एक्सटर्नल लग रहा था तो फ्रिक्शन इसको अपोज करता है, और यहाँ एक्सटर्नल लग रहा है तो फ्रिक्शन अपोज करता है। तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले भी जान रखा है। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन वो है जो दो को साथ साथ रखना चाहता है, इसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा सकता है, अपना डायरेक्शन बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों ने देखा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमें ये जो फ्रिक्शन होता है कब लगता है, जब ब्लॉक रेस्ट में हो। ठीक बच्चों, ये फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड, आपने देखा कि बढ़ाते चलो थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएं, फोर्स मान लो एक एग्जांपल के लिए कि फ्रिक्शन की वैल्यू अगर लगातार बढ़ाते चलो, F 0 है तो भी रेस्ट में है, F की वैल्यू बढ़ाओ बढ़ाते बढ़ाते मान लो अगर हम बोले कि हम F की वैल्यू F0 पहुंचा रहे हैं, तब ये मूव स्टार्ट्स, तो जस्ट मोशन स्टार्ट्स मूविंग। तो इसका जैसे ही स्टार्ट हो रहा है मतलब मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन रोक सकता है
वो यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, यानी यही फ्रिक्शन एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा। किसी भी चीज़ को आप देखो, एक सर्टेन लिमिट के बाद ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे पास एक सरफेस है, समझो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक। अब मैं इस पर इधर फोर्स लगाऊं तो तुरंत नहीं, देखो बहुत हल्का सा फोर्स लगाओ नहीं चल रहा, बढ़ा दो तो चल जाएगा। तो ये जो फोर्स होता है ना एक सर्टेन लिमिट के बाद जो चलता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या कहते हैं, इसी मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन भी कई बार कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये भी फिर से क्या होता है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा ये कैसे डिसाइड होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो यानी FL इक्वल टू FS, लिमिटिंग बोलो चाहे स्टैटिक बोलो, μS इंटू N। अब पिछले काइनेटिक से इसमें क्या अंतर है, ये कोफिशिएंट क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वहाँ पे क्या कहला रहा था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये फोर्स कब लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन व्हेन block is just in the state of rest। मतलब जब ब्लॉक जस्ट रेस्ट में है, मतलब अब मूव करने वाला है, यानी उसी समय तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा सकता है, वो भी कितना होता है μS इंटू N, ठीक है ना, N नॉर्मल रिएक्शन। इस इलस्ट्रेशन इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, मिनिमम कितना लग सकता है, 0 लग सकता है। डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि मैं आपको सामने एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, पाँच kg का ब्लॉक रखा है, μS 0.5 दिया है, F कितना होगा, लिमिटिंग 0.5 इंटू 50, FL क्या होगा 25 न्यूटन। अब इस बात को ज़रा समझना है, इसका मतलब क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। क्या ये 25 न्यूटन इस पे लग रहा है, नहीं भाई, इसका मतलब काइनेटिक में देखो लगता है उतना, क्योंकि काइनेटिक में रिलेटिव चल रहा है उतना पक्का, जितना आप कैलकुलेट करते हो काइनेटिक में उतना लग रहा होता। इसमें कैलकुलेट करने से ये क्या बताता है, ये डेटा क्या बताता है, ये 25 न्यूटन क्या बता रहा है कि ये कैलकुलेट किया, तो क्या कैलकुलेट किया, ये बताता है फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 25। मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 25 है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन मे बी लेस देन और इक्वल टू 25 न्यूटन। इस सिचुएशन में जैसे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ये तो लग सकता है, ये इतना तक इसका लिमिट है, लिमिट ऑफ ऑपोजिशन। इतने 25 न्यूटन तक इस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन इस समय इस सिचुएशन में नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग
कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है इस समय, मतलब ये मैक्सिमम कितना लग सकता है, वो 25 लग सकता है। ये बताया जा रहा है कि इस ब्लॉक पे अगर कोई फोर्स लगाएगा तो ये 25 न्यूटन तक का फोर्स अगर लगेगा तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। 25 तक तो फ्रिक्शन अपोज करने की क्षमता रखता है। जैसे कोई ब्लॉक होता है उसको पुश करो ना तो अचानक से नहीं चलता, तो वो एक सर्टेन लिमिट के बाद चलना शुरू होता है ना, तो वो 25 न्यूटन है। इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब बिल्कुल से नहीं होता कितना न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे इस केस में देखो 0 है। ये मैं कैलकुलेट करने का मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस ब्लॉक के बीच लगभग कितना लग सकता है, 25 न्यूटन। जैसे कि ये बात आपको समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है थ्योरी का पॉइंट है सब। इसी को 25 न्यूटन का है, तो मतलब मैं आपको समझाऊँ तो देखो, इसी ब्लॉक पे बेटा अगर F0 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, ठीक, तो फ्रिक्शन आपको पता है इधर लगेगा। अच्छा, F स्मॉल f स्टेट। अगर F की वैल्यू हम रख दे 5 न्यूटन, म्यू की वैल्यू दिया है 0.5, 5 kg, वही सेम सिचुएशन है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा पहले निकाल लो। मैक्सिमम 25 का मतलब 25 तक लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर F की वैल्यू 5 न्यूटन लगाएं तो इसका मतलब होता है स्मॉल f कितना रहेगा, 5 न्यूटन पे चलेगा क्या, नहीं, 25 तक ये अपोज कर सकता है, तो 5 पे तो नहीं चलेगा। और 5 पे नहीं चल रहा है तो स्मॉल f की वैल्यू भी 5 ही होना चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक है और उस पर फोर्स लगाया जा रहा है और फिर भी वो रुका है, तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो f की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 5। f की वैल्यू 10 कर दिया जाए तो ये f की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। कैपिटल F की वैल्यू 15 कर दिया जाए तो स्मॉल f भी अपने आप को बदल के 15 कर लेगा। कैपिटल F की वैल्यू 22 कर दिया जाए तो स्मॉल f अपने आप को 22 कर दिया जाएगा। कैपिटल F की वैल्यू 23.99 कर दिया जाए तो स्मॉल f 23.99 कर दिया जाएगा। f की वैल्यू 24 कर दें तो स्मॉल f भी अपने आप को 24 कर दे। ये जस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट, जस्ट। अब इससे अगर आपने फोर्स को बढ़ाया 24.00001 भी कर दिया तो ये फ्रिक्शन बढ़ने वाला नहीं है, ये उतना ही रह जाएगा और मोशन स्टार्ट्स। यहाँ तक जो लगा वो है अपना क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, काइनेटिक। ठीक है, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा हमेशा, स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। कितने के बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन है, अगर ब्लॉक रुका है तो आप बिना दिमाग लगाए बोल सकते हो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड अपोजिट टू इट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ जाना चाहिए सबको, आगे हम बाद में बताएंगे आपको।